हंसा 3 एयरक्राफ्ट कहाँ पे अनवील किया गया है? तो ये अनवील किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, बेंगलुरु, कर्नाटका में 1 दिसंबर 2025 को। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। इसकी बात करें हंसा 3 की, तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑल कॉम्पोजिट 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। CSIR NAL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, स्टैब्लिश किया गया था 1959 में। किस राज्य ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिट या FTVs साल 2024 में? तो महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिट, कितना? 3.71 मिलियन का साल 2024 में। इसकी जानकारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा पब्लिश की गई इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 में। इसका 66th एडिशन जो है लॉन्च किया गया था। टॉप FTV मतलब फॉरेन टूरिस्ट विजिट, तो ये रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट FTVs देख लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो है फॉरेन टूरिस्ट विजिट पे सेकेंड रैंक पे रहा है 3.12 मिलियन के साथ। उत्तर प्रदेश थर्ड रहा है 2.27 मिलियन के साथ, और गुजरात भी फोर्थ रहा है 2.27 मिलियन के साथ। टोटल FTV की बात करें 2024 में, तो 20.94 मिलियन टूरिस्ट जो है फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया में विजिट किए थे, जो 8.84% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, साल 2023 की तुलना में, जब 19.24 मिलियन टूरिस्ट आए थे इंडिया में। टॉप 5 सोर्स मार्केट्स, मतलब सबसे ज्यादा लोग कहां से आए हैं, फॉरेन कहां से आए हैं, फॉरेनर्स कहां से आए हैं साल 2024 में? तो सबसे ज्यादा USA से आए हैं 18%, बांग्लादेश से 17%, यूनाइटेड किंगडम से 10% और ऑस्ट्रेलिया से 5.21%। डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट की बात करें तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट जो है वो यूपी में किए हैं 646.8 मिलियन, तमिलनाडु में 306.8 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट हुई है, कर्नाटका में 304.6 मिलियन और आंध्र प्रदेश में 290.3 मिलियन। टॉप मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ताजमहल जो है विजिट किया गया है, जहां पे डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं 6.26 मिलियन और फॉरेन टूरिस्ट आए हैं 0.645 मिलियन। अदर पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स जो रहे हैं वो है कोणार्क सन टेम्पल और कुतुब मीनार। टॉप 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे है फ्रांस, जहां पे 102 मिलियन विजिटर्स आए थे। सेकंड पे है स्पेन 83.5 मिलियन के साथ, USA थर्ड पे है, इटली फोर्थ पे है और टर्की जो है फिफ्थ पे है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी काउंसिल की कैटेगरी में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है साल 2026-27 के लिए? तो कैटेगरी B में इंक्लूड किया गया है इंडिया को। काउंसिल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो टोटल 40 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कैटेगरी A में 10 लार्जेस्ट फ्लीट्स वाले कंट्रीज होती हैं। कैटेगरी B में, जिसमें इंडिया है, 10 मेजर सी बॉर्न ट्रेड स्टेट्स होती हैं, और कैटेगरी C में 20 विद स्पेशल मैरीटाइम इंटरेस्ट वाले राज्य कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री A, कंट्री B, कंट्री C दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 56th एडिशन में कौन सी फिल्म ओपनिंग फिल्म और कौन सी फिल्म क्लोजिंग फिल्म रही है? ओपनिंग फिल्म रही है द ब्लू ट्रेल और क्लोजिंग फिल्म रही है अ यूजफुल घोस्ट। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को आयोजित किया गया था गोवा में 20 से 28 नवंबर 2025 के बीच में। एडिशन हमने देखा 56 है। थीम क्या थी? कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। कंट्री ऑफ फोकस थी जापान, पार्टनर कंट्री थी स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। ओपनिंग फिल्म हमने देखा द ब्लू ट्रेल थी, जो कि ब्राजील की मूवी है, और क्लोजिंग मूवी जो थी वो थी अ यूजफुल घोस्ट, जो कि थाईलैंड की मूवी है। पोस्टल स्टैंप यहाँ पे रिलीज किया गया था किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो के वैकुंठ जी हैं, जिनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया है। फेलिसिटेशन की बात करें तो बालाकृष्ण जी को फेलिसिटेट किया गया है स्पेशल रिकॉग्निशन के साथ। गुरुदत्त, राज खोसला जी, भानुमति जी, भुवन, ऋत्विक जी, रजनीकांत और बालाकृष्णन जी को ऑनर किया गया है 50 साल सिनेमा में देने के लिए। मेजर अवार्ड्स की बात करें IFFI 2025 में, तो गोल्डन पीकॉक यानी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया है, वियतनाम की मूवी है स्किन ऑफ यूथ, इनको गया है, और इनको 40 लाख रुपीस का कैश प्राइज दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर यानी सिल्वर पीकॉक का जो अवार्ड दिया गया है वो संतोष धवाकर जी को दिया गया है, इनकी मूवी गोंडल के लिए, जो कि मराठी मूवी है, और इनको 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड गया है स्पेन की मूवी अ पोएट के एक्टर हैं उबमायर रॉयस, इनको गया है, और इनको 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड गया है जारा सोफिजा उस्तान को, इनकी मूवी लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए, और ये स्लोवेनिया की मूवी है, इनको भी 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है अकीनोला डेविस जूनियर को माई फादर्स शैडो के लिए।
बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जिसके अंतर्गत सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो दो मूवीज को दिया गया है। हेशम फरहमंद है, इसकी जो मूवी है, इनकी जो मूवी है माई डॉटर्स हेयर, ये ईरानियन मूवी है। और एक है टोनी स्पिल की फ्रैंक, जो कि एस्टोनिया की मूवी है। इनको 10 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों बेस्ट फीचर फिल्म है। बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर की बात करें तो करण सिंह त्यागी जी हैं। इनको बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी मूवी केसरी चैप्टर 2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनको 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड गया है वो बैंडिट्स को गया है, जिनको 10 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है नॉर्वे की मूवी सेफ हाउस को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वन लाइनर क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। इसी के साथ साथ एआई फिल्म फेस्टिवल विनर्स की बात करें तो क्राफ्ट मास्टर का अवार्ड गया है फ्रांस की नागोरी को। क्राफ्ट वैनगार्ड का अवार्ड गया है द सिनेमा दैट नेवर वॉज, जर्मनी की मूवी है। और क्राफ्ट स्पेक्ट्रा का अवार्ड जो गया है ये यूएसए की कायरा मूवी को गया है। ये एआई फिल्म फेस्टिवल विनर्स रहे हैं। आईएफएफआई की बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था साल 1952 में मुंबई में, और उसके बाद से 2004 से ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी जी हैं, जो कि होंगे नए चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। और ये स्थान ग्रहण करेंगे यानी सक्सीड करेंगे संजय कुमार अग्रवाल जी को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो हांगकांग के खिलाड़ी हैं जेसन गुनावन, इन्होंने जीता है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में, जहां पे मेंस सिंगल्स विनर रहे हैं, हमने देखा जेसन गुनावन जो कि हांगकांग से आते हैं, और इन्होंने ये खिताब जीता है इंडिया के किदम्बी श्रीकांत को हरा के। विमेन सिंगल्स विनर की बात करें तो जापान की हीना अकीची हैं, जिन्होंने ये खिताब जीता है विमेन सिंगल्स की कैटेगरी में। किसको हरा के? टर्की की नेशलिहान अरीन को हरा के इन्होंने ये खिताब जीता है। बात करते हैं मेंस डबल्स विनर्स की, तो कांग खाई जिंग और अरुण ताई हैं, जो कि मलेशिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मेंस डबल विनर्स जीता है। किसको हरा के? मलेशिया के ही चिया विंग जे और ली शांग हाओ को हरा के ये खिताब जीता है। विमेंस डबल विनर्स की बात करें तो गायत्री गोपीचंद और टेरेसा जोली, जो कि इंडिया के खिलाड़ी हैं दोनों, इन्होंने विमेंस डबल रनर्स जीता है। किसको हरा के? जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को हरा के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडियन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है। मिक्स डबल विनर्स की बात करें तो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं देजान फर्दिनिशा और बर्नादिन अनिंद्या वर्दाना, इन्होंने एक खिताब जीता है डबल विनर्स का, मिक्स्ड डबल विनर्स का। किसको हरा के? थाईलैंड के पकापोन तेरा सकुल सपिश्री तिरंचराई को हरा के। मतलब ये दो खिलाड़ी हैं, पकापोन तेरा सकुल और सपिश्री तिरंचराई, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इनको हरा के जो है इंडोनेशिया के खिलाड़ी ने मिक्स डबल विनर्स का खिताब जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 1991 में। नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कितनी नई एजेंसीज को एक्रीडिटेड प्रोस्पेक्टिंग एजेंसीज के तौर पे नोटिफाई किया है? तो 18 नई एजेंसीज हैं जिनको एक्रीडिटेड प्रोस्पेक्टिंग एजेंसीज के तौर पे नोटिफाई किया गया है। इससे क्या होगा? कोल और लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, कोल ब्लॉक एलओटीज को सपोर्ट किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा वाटरवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 6000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने गंगा वाटरवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए 6000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। इसके अंतर्गत क्रूज टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, शिप रिपेयर फैसिलिटी, नए क्रूज टर्मिनल्स खोले जाएंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए जाएंगे, कार्गो मूवमेंट सेटअप किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, ड्रेजिंग सुपरविजन और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये 25 एमओयू साइन किए हैं गंगा नेशनल वाटरवे 1 को मॉडर्नाइज करने के लिए उत्तर प्रदेश में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंट डेवलपमेंट एमओयू साइन किया है इंडिजिनस नेवल आर्मामेंट्स के लिए? तो ये है इंडियन नेवी, आईआईटी चेन्नई और अपोलो माइक्रो सिस्टम, जिन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एमओयू साइन किया है नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस नेवल आर्मामेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कहां पे? नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की किस एनिवर्सरी पे कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया गया है? तो 25 साल कंप्लीट होने पे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी
किया गया है। NCPOR को स्टैब्लिश किया गया था 5 अप्रैल 2000 को और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की नई क्लासिफिकेशन क्या है? तो इंडिया को अब मेजर पावर के तौर पे क्लासिफाई किया गया है क्योंकि स्कोर जो है इंडिया का वो 40 से ज़्यादा है। एशिया पावर इंडेक्स का 7th एडिशन जारी किया गया था लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा, जिसमें 27 कंट्रीज को असेस किया गया था। टॉप 3 कंट्रीज जो है वो है, फर्स्ट रैंक है यूएसए की 80 के स्कोर के साथ, सेकंड रैंक है चाइना 73 के स्कोर के साथ और थर्ड पे है इंडिया 40 के स्कोर के साथ। मेजर पावर वो पावर होती है जिनका स्कोर 40 से ज़्यादा होता है, तो इंडिया जो है अब क्लासीफाई किया जाता है मेजर पावर। इससे पहले इंडिया मिडिल पावर था, जो जिनका स्कोर 40 से कम होता है उनको मिडिल पावर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से कौन से वर्ड को डिक्लेयर किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो ये वर्ड है रेज बेट, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिससे जानबूझ के एंगर या आउटरेज जो है बढ़ाया जा सके ताकि एंगेजमेंट फार्मिंग की जा सके। और साथ साथ शॉर्ट लिस्टेड वर्ड्स कौन कौन से थे? ऑरा फार्मिंग और बायो हैक, पर डिक्लेयर किसको किया गया है? रेज बेट को। किसने रिलीज किया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन साल 2025 से 2030 के लिए? तो आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, जिन्होंने रिलीज किया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द ईयर 2025 टू 2030। स्ट्रैटेजी की थीम क्या रही है? तो पंच ज्योति जो है स्ट्रैटेजी की थीम रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो रामकृष्णन चंदर जी होंगे, जो कि नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक चलेगा। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर जी हैं, जो कि कैप्टन हैं इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की। इनको वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो है मैराथन का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। नवंबर 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड को कौन सा एक नया वेसल डिलीवर किया है? तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्य, जो कि फास्ट पेट्रोल वेसल है। याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी है? फास्ट पेट्रोल वेसल है, और ये तीसरा फास्ट पेट्रोल वेसल है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिलीवर किया है थर्ड फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है ICGS अमूल्य। कहाँ पे? वास्को डिगामा गोवा में। और ये तीसरा है 8 FPV मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन 2022। प्रीवियस वेसल्स कौन कौन से रहे हैं? तो ICGS अदम्य रहा है, फर्स्ट था, और ICGS अक्षर जो है सेकंड था, और थर्ड है ICGS अमूल्य। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? तो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है, जिसको भेजा गया है श्रीलंका में साइक्लोन दितवा के बाद। साइक्लोन दितवा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है इंडिया द्वारा, ताकि सपोर्ट किया जा सके श्रीलंका को। दितवा की बात करें तो ये नाम जो है प्रपोज किया गया था येमेन द्वारा, और ये दितवा लगून के नाम पे रखा गया है, साइक्लोन का नाम दितवा। INS तारागिरी कौन से प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है? तो प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 17 अल्फा को बिलोंग करते हैं INS तारागिरी। तो तारागिरी को डिलीवर किया गया है महाराष्ट्र में मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा। ये जो है नीलगिरी क्लास की फ्रिजेट शिप है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाई गई है। इसको डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा, सुपरवाइज किया गया है वॉरशिप ओवरसीइंग टीम द्वारा। ठीक है। अब प्रोजेक्ट 17A के ओवरव्यू की बात करें तो 7 एडवांस फ्रिजेट्स बनाई जाएंगी इंडियन नेवी के लिए। 4 जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग द्वारा बनाया जाएगा, और 3 जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया जाएगा। INS तारागिरी जो है ये 4th डिलीवर्ड वेसल है या 4th डिलीवर्ड शिप है। कतर ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन है, जो कि रेड बुल रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सेकंड रैंक पे रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के, और थर्ड पे रहे हैं कार्लोस सैंज स्पेन के। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। 2 दिसंबर 2025 को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025। किसके लिए? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, उनके विक्टिम्स को ऑनर करने के लिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 41st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है भोपाल गैस ट्रेजेडी की।
प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी की कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा? तो 3 की कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन। तो 1 दिसंबर 2025 को अनाउंस किया गया है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025 और ये प्रेजेंट किया जाएगा 21 अप्रैल 2026 को। अवार्ड की कैटेगरीज हमने देखी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसमें 5 अवार्ड दिए जाएंगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसमें भी 5 अवार्ड दिए जाएंगे और इनोवेशंस बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इसमें 6 अवार्ड दिए जाएंगे। इंडिया मालदीव्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट 2025 कहां पे शुरू की गई है? तो 2 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम केरला में शुरू किया गया है। 14वां संस्करण 14th एडिशन इक्विवेलेंट 2025 का। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2009 में।